आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्रिया के बारे में, कि क्रिया क्या होता है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे क्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो लिखा क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो। मतलब कोई ऐसा शब्द, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि कोई भी कार्य को करने या होने का प्रकट होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, लिखा है क्या? जैसे में लिखा है खाना पीना उठना बैठना। जब हम खाना पीना का बात करते हैं तो उसे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में लिखा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी जो है वो कहाँ पे उड़ने का कार्य कर रहा है? आकाश में। मान लो कि कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें अगर हम क्रिया को हटा देंगे या निकाल देंगे तो क्या कोई भी वाक्य पूरा हो पाएगा? कभी कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो उड़ना होगा, जो उड़ रहा है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या बनेगा सेंटेंस? देखिए यहाँ पे लिखा है पक्षी आकाश में रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये उड़ को अगर हटा देंगे तो कभी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। तो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, लिखा है उसके बाद धातु। धातु क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, लिखा है क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जो क्रिया होता है ना, उसके मूल अंश को क्या कहते हैं? उसके मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे में पठ हो गया, लिख हो गया, सो रो आदि, ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है धातु। अब जो है धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। सबसे पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। सबसे पहला कौन सा धातु होगा? मूल धातु। और जो दूसरा धातु होगा कौन सा होगा? वो होगा यौगिक धातु। लिखा है मूल धातु क्या होता है, हम उसको समझने वाले हैं। लिखा है क्या? मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। लिखा है कि यह किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता। मतलब वो स्वतंत्र, वो खुला होता है, वो किसी और पे आश्रित नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे लिखा है खा देख लिख। अगर खा बोलते हैं या लिख बोलते हैं या देख बोलते हैं तो क्या वो दूसरे पे वो आश्रित नहीं है। ठीक है, अब जो है अब यौगिक धातु क्या होता है उसको समझते हैं। लिखा है यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है। जो यौगिक धातु होता है ना, वो किसी भी प्रत्यय के योग से बनता है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार से बनता है। ये कितने प्रकार से बनेगा? ये 3 प्रकार से बनता है। सबसे पहला लिखा है धातु में प्रत्यय लगने से अकर्मक से सकर्मक और परिणार्थक धातु बनते हैं। मतलब धातु में जब भी प्रत्यय लगाएंगे ना तो अकर्मक से सकर्मक और परिणार्थक धातु बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका नियम? दूसरा नियम है क्या? कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनता है। मतलब बहुत सारे धातु को एक साथ जोड़ देंगे तो संयुक्त धातु बनेगा। लिखा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनता है। मतलब संज्ञा या विशेषण से कौन सा धातु बनेगा? संज्ञा और विशेषण से जो है वो नाम धातु बनता है। ठीक है, उसके बाद दिया है परिणार्थक क्रिया क्या होता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लिखा है जिस क्रिया से इस बात का बोध हो। मतलब जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि ऐसा क्रिया जिससे यह पता चले कि जो करता है वो क्या कर रहा है? खुद कार्य को नहीं करके किसी और को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखा है लिखना से लिखवाना। अगर हम लिखना बोलते हैं मतलब खुद से लिखना, अगर लिखवाना बोलते हैं तो किसी और से हो रहा है ना, किसी और पे वो करने की आशित कर रहा है। लिखा है जैसे करना से खुद कर रहे हैं और करना और कराना। यहाँ पे करना से कराना। अब परिणार्थक क्रिया को दो रूप चलते हैं। मतलब परिणार्थक जो क्रिया होता है इसका कितना रूप चलता है? 2 रूप चलता है। पहला में क्या होगा? पहला में यहाँ पे पहला में आप ले लीजिएगा नौ, और दूसरा में क्या होता है? वाना। मतलब कोई भी जो शब्द होगा उसके लास्ट में क्या रहता है? जैसे खाना वाना, मतलब ऐसा कुछ आपको लग करके बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे मैंने लिखा है उठना लिखा। ठीक है, क्या लिखा है? उठना।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उठाना। उठना से क्या बन गया, उठाना। इसलिए लिखा है उठवाना, वाना भी लगा दिए तो उठवाना, नाना, मतलब ऐसा कुछ लगा करके। और क्या बनता है, प्रेरणार्थक क्रिया का जो मूल रूप है वो दू में चलता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, जो पहले में ना होगा और दूसरे में वाना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से मूल धातु क्या होता है वो पूछ सकता है आपसे, या नहीं तो क्रिया का परिभाषा दे देगा और पूछ देगा कि किसका परिभाषा है, या उसके बाद हम इसके क्रिया कितने भेद होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो तब तक जो है आप यहाँ तक नोट कीजिएगा। अब जो है हम क्रिया का जो भेद होता है उसको समझने वाले हैं। तो उसको समझते, लिखा है क्रिया के भेद दो आधार पे किया था। जो क्रिया का जो भेद होता है ना वो दो आधार पे किया था। सबसे पहला आधार क्या है, क्रम के आधार पे। सबसे पहला आधार क्या होता है, क्रम के आधार पे होता है। और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पे। क्या होता है, प्रयोग या संरचना के आधार पे। तो क्रम के आधार पे जो है वो पढ़ते हैं। क्रम के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। जो क्रम का आधार होता है ना उसपे क्रिया कितना भेद होता है, उसका दो भेद होता है। सबसे पहला यहाँ दिया है अकर्मक क्रिया। क्या दिया है, अकर्मक क्रिया। तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। अकर्मक को जो है हम अकर्मक जो शब्द है ना इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। अ प्लस कर्मक। अ मतलब होता है बिना, और कर्मक के बिना, क्रम के होता है क्रम के। कर्मक के मतलब कर्म के, ठीक है। लिखा है वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता है। मतलब ऐसा क्रिया जिसमें कर्म नहीं पाया जाएगा, न ही कर्म की अपेक्षा होती है, ना ही उसका क्या होता है, अपेक्षा होता है। न कर्म पाया जाता है और ना ही कर्म का अपेक्षा होता है, ठीक है। ऐसा क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्रिया को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पे, इसका जो प्रभाव जो है, इसका जो प्रभाव होगा वो किस पे पड़ेगा, सीधा कर्ता पे पड़ता है, ठीक है ना। किस पे पड़ेगा, सीधा कर्ता पे। जैसे लिखा है हंसना, अगर हम हंस रहे हैं तो सिर्फ हम पे पड़ रहा है ना। रोना हो गया तो हम रो रहे हैं, हम पे पड़ गया। आना, मैं आया, मेरे पे पड़ गया। जाना, मैं जा रहा हूँ। उड़ना, मैं उड़ रहा हूँ। तो मतलब सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा शब्द जिसमें जो है जिसका प्रभाव किधर पड़ेगा, सीधा कर्ता पे पड़ेगा, वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। इसमें जो है कर्मक का कोई मतलब की अपेक्षा नहीं रहता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो समझते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है उसको समझने वाले। तो लिखा है सकर्मक क्रिया मतलब 100 प्लस कर्मक, इसको अलग कर देते हैं। लिखा है क्या, 100 मतलब 7, 100 मतलब क्या हो गया, 100 मतलब 7, और कर्मक मतलब कर्म के, किसके, कर्म के साथ, ठीक है। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है, ऐसा क्रिया जिसमें क्या पाया जाएगा, जिसमें कर्म पाया जाता है, अथवा कर्म की अपेक्षा भी, उसमें कर्म भी पाया जाएगा और कर्म का अपेक्षा भी होता है, ऐसा क्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसा क्रिया को जो है हम समकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद लिखा इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसका जो सीधा प्रभाव है ना किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। जैसे खाना, अगर खाते हैं तो किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है ना। मान लो हम आम खाते हैं तो क्या खाने का काम कर रहे हैं, आम पे पड़ रहा है ना। तो ऐसे लिखा है, कुछ भी मतलब किस पे पड़ेगा, वो कर्म पे पड़ेगा। लिखा है जैसे पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, भरना आदि ऐसा शब्द जिसका प्रभाव जो है किस पे पड़ेगा, सीधा कर्म पे पड़ेगा, वो जो होता है सकर्मक क्रिया होता है। जैसे मतलब कि अब दोनों का जो है हम उदाहरण लेकर के और दोनों को समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है सकर्मक के उदाहरण। जो सकर्मक क्रिया होता है ना उसका उदाहरण लिए हैं हम। उदाहरण क्या लिए हैं, शेर पेड़ के नीचे बैठा है। किसके नीचे बैठा है और कौन बैठा है, तो शेर। शेर किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये शेर है, ये जो शेर है वो क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, पेड़ के नीचे बैठा है। तो बैठने का काम कौन कर रहा है, शेर कर रहा है ना, तो ये कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ये जो बैठना जो हो जाता है वो बैठना हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, बैठना क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कोई कर्म नहीं आ रहा है, इसमें जो है कोई कर्म नहीं आ रहा है, कर्ता और क्रिया आ रहा है। तो इसका जो फल है, बैठना का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है, सीधा पेड़ पे, शेर पे पड़ रहा है ना, क्योंकि शेर पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। उसके बाद यह बच्चे घर आ रहे हैं। बच्चे कहाँ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे जो बच्चा हो गया, ये बच्चा क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि आने का कार्य कौन, मतलब आने का जो है काम कौन कर रहा है, आने का जो कार्य कौन कर रहा है, वो बच्चा कर रहा है। और ये आना जो हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो गया। क्या हो गया, क्रिया। आना जो हो जाता है वो क्रिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, इसको समझते। लिखा है कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर जो है वो क्या बुनने का काम कर रहा है, कालीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारीगर, ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता। ये क्या हो जाता है आपका, कर्ता। ये क्या हो जाएगा, ये कर्म। क्या करने का काम कर रहा है, कालीन को बुनने का। ये क्या हो गया, कर्म। ये कर्ता है, ये कर्म है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर जो है वो क्या बुन रहा है, कारीगर जो है वो कालीन बुन रहा है। तो ऐसा चीज जिसमें क्या आएगा, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों आ रहा है। लेकिन ऊपर देखिएगा अकर्मक में तो कर्म कर्ता और क्रिया हो रहा है। और जो क्रिया का फल है वो किस पे, मतलब क्रिया का जो प्रभाव है सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे, नीता बाल सुखा रही है। नीता क्या कर रही है, बाल सुखा रही है। तो ये जो हो गई, ये कर्ता हो गई। क्या हो गई, ये कर्ता हो गई। और ये बाल जो हो गया सो आपका कर्म हो गया। और ये सुखाना जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया, ठीक है ना। तो ऐसा शब्द जिसमें जो है क्या हो जाएगा, ऐसा शब्द जिसमें कर्म पाया जाता है और कर्म की अपेक्षा भी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। और ऐसा शब्द जिसमें क्या होता है, ना तो कर्म की ना कर्म पाया जाता, ना उसका अपेक्षा होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसके आगे करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया का जो है दो भेद होता है। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होता है, हम उसको समझने वाले हैं। एक कर्मक क्रिया मतलब जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है, जिस क्रिया में जो है ना एक कर्म होगा, मतलब एक ही कर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में लिखा है किरण कपड़े सीलती है। जो किरण है वो क्या करती है, कपड़ा को सीलती है। किसको सीलती है, तो कपड़ा को। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, एक ही कर्म हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो गया, और ये क्रिया हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कर्ता, क्या हो जाएगा, ये कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये हो गया क्रिया, ठीक है। तो ऐसा क्रिया जिसमें एक कर्म पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको एक कर्मक बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द्विकर्मक। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वो द्विकर्मक कहलाते हैं। क्या होगा, जिसमें दो कर्म पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, द्विकर्मक कहलाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है माँ ने बेटे को कहानी सुनाई। माँ ने किसको कहानी सुनाई, बेटे को। और क्या सुनाई, कहानी। तो यहाँ पे जो है ये माँ जो है वो कर्ता हो गई, और ये बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, कहानी भी कर्म हो जाएगा, और सुनाई तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे जो है माँ जो है वो कर्ता हो गई, बेटा जो है वो कर्म हो गया, और क्या सुनाई, कहानी। तो कहानी भी कर्म हो गई और सुनाई मतलब क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो कर्म आ रहा है ना, तो उसके बाद तो जहाँ पे दो कर्म आएगा वो क्या हो जाता है, वो द्विकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, किसके आधार पे, प्रयोग या संरचना के आधार पर। सबसे पहला जो भेद होता है वो क्या होता है, सबसे पहला भेद होता है संयुक्त क्रिया। क्या होता है, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक धातु से जो मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, संयुक्त क्रिया बोलते हैं, ठीक है। कौन सा दो धातु से मिलके बनेगा, कौन सा दो क्रिया से मिलके बनेगा, एक हो जाता है इसमें मुख्य और एक हो जाएगा सहायक।
क्या हो जाएगा, एक जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका मुख्य और एक जो हो जाएगा सहायक। जैसे लिखा है सोनिया दवाई खा रही है, तो सोनिया क्या खा रही है, दवाई, और दवाई को क्या कर रही है, खाने का कार्य करे। तो यहाँ पे जो है ये जो है आपका ये हो जाता है मुख्य, क्या हो जाएगा मुख्य, और ये रही है ये हो जाता है सहायक, क्रिया में सहायक करने का काम कर रही है। खाना तो हो गया मुख्य क्रिया हो गया, और उसका सहायक क्रिया जो हो गया वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है रही, क्या हो जाता है रही, ठीक है। उसका दिया है दूसरा में दिया है रजक या सहायक क्रिया, लिखा है जब कोई मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करते हैं। मतलब अपना अर्थ भी खो देता है मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके, और जो है मुख्य क्रिया के साथ जो है अपना विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वो रजंक या सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है सब अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, सब अंदर आ जाओ, क्या लिखा है, सब अंदर आ जाओ, तो सब अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य, क्या हो जाएगा वो मुख्य, क्या हो जाता है ये जो है ये मुख्य हो जाएगा। और ये जो है आपका ये सहायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सहायक, ठीक है। सहायक या रजक, वो सहायक या रजक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मुख्य। अब है इसका तीसरा जो भेद है उसको समझते, लिखा है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। मतलब क्या जोड़ करके, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या होगा, प्रत्यय को जोड़ करके जो धातु बनाया जाएगा या जो क्रिया बनाया जाएगा वो क्रिया क्या कहलाएगा, नाम धातु क्रिया कहलाएगा। जो इसका एग्जाम्पल है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो तब तक आप जो है इसको यहाँ तक नोट कीजिए। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है शब्द बनेगा, जैसे कि हमने बताया था कि कैसे जो है उससे शब्द बनेगा, तो हम उसको पढ़ने वाला। जैसे नाम धातु से कैसे शब्द बनेगा, तो सब पढ़ाया था ना, किससे बनेगा, क्रिया हो, सर्वनाम हो, उसके संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, तो ऐसा कोई शब्द से बनेगा। जैसे कि संज्ञा ले लेते, सबसे पहले किससे बनाया हमने, संज्ञा से। तो संज्ञा से जैसे फिल्म है, ठीक है, क्या लिखा है फिल्म, तो फिल्म का क्या बन जाएगा, फिल्माना, क्या बन जाएगा फिल्माना। उसका झूठ लिखा है, झूठ से क्या बन जाएगा, झूठलाना, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द से कैसे बनेगा वो देखते हैं। सर्वनाम शब्द से बनेगा अपना का आप, अपना या आप का बन जाएगा अपनाना, अपना या आप का क्या बन जाएगा अपनाना, मैं का बन जाएगा मिमियाना, मैं का क्या बन जाएगा मिमियाना। ये किसमें बनता है, ये आपका जो है वो बन जाएगा नाम धातु क्रिया में, नाम धातु क्रिया में जो है बन जाती है प्रत्यय के साथ जुड़ करके। अब जो है दिया है चौथा में आपका क्या दिया, चौथा में जो है आपका वो दिया है परिणार्थक क्रिया। परिणार्थक क्रिया क्या होता है, हमने पहले पढ़ाया है। पहले क्या पढ़ाया था, परिणार्थक क्रिया ऐसा क्रिया जो खुद कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको परिणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, परिणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो इसको हमने पहले पढ़ा दिया था, तो आप वहां से नोट कर लेंगे। उसके बाद इसका पांचवा जो भेद है उसमें दिया है पूर्णकालीन क्रिया। पूर्णकालीन क्रिया क्या होती है उसको समझने वाले हैं। तो पूर्णकालीन क्रिया लिखा है मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्णकालीन क्रिया कहलाती है। ऐसा क्रिया जो मुख्य क्रिया से क्या होगा, पहले आएगी या होती है, उसको क्या कहते हैं पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे में लिया है हमने, नाना जी फल खरीद कर घर आ गए। नाना जी जो है वो क्या खरीद के आए घर, फल को खरीद के घर आ गए। यहाँ पे जो मुख्य क्रिया हो जाएगा वो मुख्य क्रिया आपका हो जाता है आए। ये जो हो जाता है ये हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया। इसमें सहायक क्रिया आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा मुख्य क्रिया हो गया, ठीक है ना। और खरीद कर, ये खरीद कर जो है ये हो जाता है आपका, खरीद कर जो है वो पूर्णकालीन क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी आपका, ठीक है ना।
खरीद कर जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है विपुल ने दौड़ कर गेंद उठाई। दौड़ कर किसको उठाया, गेंद को। तो ये क्या हो गया, ये आपका मुख्य क्रिया हो गया। और ये जो है दौड़ कर, ये आपका हो जाता है पूर्णकालिक। ये क्या हो जाता है, पूर्णकालिक हो जाएगा। क्या हो जाता है, ये पूर्णकालिक हो जाता है। ठीक है ना। तो यही इसका 5 भेद था। यहीं पे जो है ये क्रिया वाला जो हमारा हिंदी ग्रामर का चैप्टर है खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।